दोस्तों, हम बिहार जुडिशरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं ला का, जो कि 155 सीट का जो वैकेंसी आया है बिहार जुडिशरी का, उसके दृष्टिकोण से यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बिना देर किए अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। आर्बिट्रेशन से दो आता है, तो 87 और 88 आर्बिट्रेशन से है। तो प्रोविजन ऑफ सेटिंग aside द आर्बिट्रल अवार्ड इज लेड डाउन अंडर सेक्शन 34 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट। सेक्शन 34 से यह पूछा गया है, मतलब कि आपको वेयर एक्ट के सेक्शन भी याद करने हैं, और स्पेशली वो जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में। उसके बाद चलिए सेक्शन 88। द पार्टी टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल अपॉइंट आर्बिट्रेटर विदिन 30 डेज, है ना, 30 दिन के अंदर जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हो गया, तो उसके 30 दिन के अंदर क्या अपॉइंट करने हैं? आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं। आर्बिट्रेटर क्या होता है? एक जैसे जज के रूप में, कि हम दोनों के बीच जो डिस्प्यूट होगा, तो फलाना वकील साहब का पूरा नाम एड्रेस दिया रहेगा कि उनके पास जाएंगे, और वो जो कहेंगे दोनों को मानना पड़ेगा। तो ये आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट हो गया कि अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर, दोनों उस पर एग्री होंगे। और वहाँ यदि दोनों डिसएग्री हुए तब कोर्ट में जाना है, लेकिन पहले उनके पास जाना पड़ेगा और उनकी बात को पहले सुनना पड़ेगा। दो क्वेश्चन स्मॉल कॉज कोर्ट से होते हैं। स्मॉल कॉज कोर्ट क्या होते हैं? छोटे छोटे सिविल केस को निपटाते हैं। जैसे अब कोई 1000-2000 का मामला है तो स्मॉल कॉज कोर्ट में जाते हैं, और वो बहुत जगह पर तो अभी रिलीज कर दिया, समाप्त कर दिया, बहुत जगह पे है। तो क्वेश्चन 89 और 90 दोनों स्मॉल कॉज कोर्ट से हैं, दो ही क्वेश्चन आते हैं। 89 कहता है द डिग्री और ऑर्डर मेड बाय स्मॉल कॉज कोर्ट आर रिवाइजेबल बाय। रिवाइज किस में फाइल किया जा सकता है? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में यस, हाई कोर्ट में यस, क्या सिविल जज सीनियर डिवीजन में तो नो, सिविल जज जूनियर डिवीजन में नो, क्योंकि इस जगह पर मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं। और जो ये भले ही स्मॉल कॉज कोर्ट हो, भले ही नया मजिस्ट्रेट हो, भले ही जूनियर मजिस्ट्रेट हो, लेकिन यह भी है तो मजिस्ट्रेट ही। तो मजिस्ट्रेट का अपील मजिस्ट्रेट कोर्ट में नहीं हो सकता। एडिशनल सेशन जज का अपील सेशन जज के यहाँ नहीं हो सकता। हाई कोर्ट के कोई नया जज है, उसका अपील हाई कोर्ट में ही नहीं हो सकता है। सीनियर हो चाहे जूनियर हो, है तो हाई कोर्ट का जज ही। तो हाई कोर्ट का रिवाइज कहाँ हो सकता है? वो होगा सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, बेंचेज वहाँ ज़्यादा बैठते हैं, यहाँ बेंचेज ज़्यादा बैठते नहीं, जूरी ट्रायल होता नहीं अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, स्टेट कोर्ट में। तो बेंचेज तो लोअर, एक सिंगल बेंच जज से डबल बेंच जज, 3 बेंच जज, 5 बेंच जज में केसेज रिवाइज के लिए, अपील के लिए जा सकता है, ये संभव है। तो पहला हो गया कि स्मॉल कॉज कोर्ट का केस को रिवाइज कहाँ डालना है, तो या तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डालो या हाई कोर्ट में डालो, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन या सिविल जज जूनियर डिवीजन में नहीं डाल सकते। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है हु इज ऑथराइज्ड टू एबलिश ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट्स। कौन उसको एबलिश करेगा? तो दो स्थापित कर सकता है, वही एबलिश करेगा। स्थापित कौन कर सकता है? किसी भी कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट या स्मॉल कॉज कोर्ट को स्थापना करेगा स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सजेशन, विद द सजेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो उसका समाप्त भी कौन कर सकता है कि पैसे नहीं है मेरे पास इतना, तो समाप्त भी करेगा स्टेट गवर्नमेंट विद द सजेशन ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट स्थापित भी कर सकता है और उसको समाप्त कर सकता है। किसको? स्मॉल कॉज कोर्ट को, मजिस्ट्रेट कोर्ट को और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को। उसके बाद अब आइए कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन से टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? चलिए, इससे 20 क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से। तो पहला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस
ठीक है, 4 केस दिया हो तो किस में? इट वॉज कंटेंडेड दैट प्रेम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी गाइडिंग स्टार इन इट्स इंटरप्रिटेशन। मतलब ये गाइडलाइन करता है, यह एक गाइड करता है कि भाई उसका कॉन्स्टिट्यूशन का संविधान बनाने का क्या उद्देश्य है, ठीक है। हेंस एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 21, यदि 21 में राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, 21 आर्टिकल क्या कहता है? कहता है कि राइट टू लाइफ एंड राइट टू लिबर्टी, यह एक फंडामेंटल राइट है। तो 21 के लिए और आपने हेंस कोई लॉ बनाया आपने, तो शुड बी हेल्ड एज वाइड, यह वाइड होगा यदि इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। यदि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है तो 21 के लिए कोई भी आप लॉ बनाए, कानून बनाए, तो वह वाइड होगा। यह किस केस में कहा है? तो इसको गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में कहा है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। तो इसमें कहा है कि इससे पहले 1973 से पहले क्या बोला था कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो बहुत दिक्कत हो रहा था। दिक्कत क्या हो रहा था? पॉलिटिशियन आज खाकपति हैं, उनके पेट भरने के लिए खाना नहीं है, और एक बार MP MLA के इलेक्शन जीते और अरबपति, मतलब उनके पास बॉक्स में पूरे पैसे हैं, पूरा 10 जगह 20 जगह ज़मीन खरीद रहे हैं। तो ये कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है? तो ये देखना है। तो ये हो रहा है कि वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ कि राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी है ना, राइट टू हैव मीन्स मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसको अमेंड करना है। तो कैसे होगा? तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में कहा 1973 में, जिसका एडवोकेट थे केशवानंद का नानकी पालकी वाला, जिसमें कहा उन्होंने कि कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया कि एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड अंडर सेक्शन 368 में क्या कहता है? पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। तो इवन फंडामेंटल राइट्स पोर्शन जो पार्ट 3 है, दैट पोर्शन ऑल्सो कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, बट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, ये बात कहा गया। उसके बाद केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, उसके बाद बोमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सेम बात को सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने दोहराया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड बाय एक्सरसाइजिंग पावर अंडर 368 बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, यही है। बाकी दो और केस है तो सब गलत है, और इसमें सही ऑप्शन है क्या कि मतलब आप राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के लिए कुछ भी आप कानून बना तो वैलिड होगा नहीं, उसको ये जरूरी है उसके लिए कि यह लॉ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ना हो। यदि है तो वाइड होगा। ये बात क्या है? गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। इसमें कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज अपहेल्ड सेकुलरिज्म एज ए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन बिफोर द वर्ड सेकुलरिज्म वाज इंसर्टेड और एडेड इन द प्रीएम्बल। प्रीएम्बल पहले नहीं था, लेकिन उसको ऐड किया गया बाद में। तो केशवानंद भारती केस में 1973 में कर दिया गया, इसके बाद में प्रीएम्बल में सेकुलरिज्म वर्ड ऐड किया गया कि सेकुलरिज्म है जो बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, बेसिक स्ट्रक्चर का नाम नहीं दिया, बेसिक फीचर का नाम दिया, और इसको बेसिक फीचर है और इसको अमेंड नहीं किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती केस में केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1963 में क्या कहा? मेनली कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। उसमें ये भी कहा
कि सेकुलरिज्म जो वर्ड है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि इट इज ऑल्सो द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कंसेंट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द जजमेंट वाज दैट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर द आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें केशवानंद भारती, आप सोच रहे कि उसमें टिक लगाते हैं, तो केशवानंद भारती है ही नहीं। उसमें सेम ही केशवानंद भारती वाला कि किस में कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड बाय एक्सरसाइजिंग द अमेंडमेंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर 368 आर्टिकल। क्या कहता है 368? पार्लियामेंट है पावर द एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनी इंक्लूड फंडामेंटल राइट पार्ट 3 ऑल्सो। तो ये पार्टिकुलरली किस में कहा? तो 2 केस में कहा। सबसे पहले 1973 में कहा है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में, फिर 1980 में सुप्रीम कोर्ट अगेन कहा है, सेम बात को दोहराया है बमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में 1980 में रिटरेटेड, मतलब इस बात को दोहराया है। तो केशवानंद भारती केस रहता तो उसको टिक मार देते, तो केशवानंद भारती नहीं है तो बमन राव केस है तो उसको टिक मार देना है। तो यहाँ बमन राव केस है तो उसको टिक मार देंगे। अब इसमें दूसरा भी है कि गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो इसमें क्या कहा था ये सुन लीजिए। इसमें कहा था कि एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट, है ना, इसमें पहले कहा था। लेकिन केशवानंद भारती में बोला कि नो, फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर दो, कोई बात नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड मत करो। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 94, ये कहता है सिटीजनशिप से संबंधित। सिटीजनशिप किस में है? आर्टिकल 5 में है। फिर बाद में अमेंड हो गया 5A, 5B, 5C। 5 में कहा कि सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जब 26 जनवरी 1950 के दिन जो भी भारत में है रह रहा है उसको भाई इंडियन सिटीजनशिप मिलेगा। बाद में अमेंड हुआ कि 5A जोड़ा गया, बोला जो भी भारत में जन्म लिया है ना उसको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। अच्छा, फिर 5B में कहा कि जिनका भी पेरेंट भारत में पैदा लिए हैं, चाहे बच्चा भारत में पैदा न लिया हो, उनको भी इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। ठीक है। फिर 5C फिर आ गया, कहता है जो भी 5 साल भारत में रह लिया उसको भारत का सिटीजनशिप मिलेगा। अभी क्या आ गया? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया है। उसमें क्या आया है? इसमें कहा कि जो भी हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनको बहु बेटियों को किडनैप करके किलिंग, मास किलिंग या धर्म परिवर्तन करके मतलब 15 साल की बेटी का उनके 80 साल के मुल्ला से, काजी से शादी कर दिया जा रहा है। वो यदि भारत में आना चाहे तो भारत में आएंगे तो उनको इंडिया के सिटीजनशिप मिलेगा। तो ये हुआ है अभी ये है पोजीशन। तो बहुत सारे पार्लियामेंटेरियन ने क्वेश्चन पूछा अमित शाह से कि आप मुस्लिम क्यों नहीं ये बात बोल रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आंसर देता हूँ इसका। उन्हें कहा कि आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, क्या एक भी अफगानिस्तान से मुस्लिम बोला, अप्लाई किया कि मुझे भारत आना है पासपोर्ट के लिए, वीज़ा के लिए या परमानेंट सिटीजनशिप के लिए? सिटीजनशिप का बात चला तो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया कि मुझे भारत का सिटीजनशिप लिया है, तो 0। क्या मुस्लिम, जैन और बुद्धिस्ट अप्लाई किए कि मुझे भारत का सिटीजनशिप चाहिए, त्राही माम मुझे वहाँ जाने का खतरा है? तो यस। तो जिनको चाहिए उनको मिल रहा है, यदि मुस्लिम को चाहिए तो वो भी आए, उनको भी मिलेगा। लेकिन अभी जिनको चाहिए उनको दिया जा रहा है। ठीक है। तो
अब क्वेश्चन क्या कहता है, इतना तो आप बात जान लीजिए तो क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हो। क्वेश्चन क्या कहता है सुनिए, ए पर्सन हुज फादर वाज नॉट बॉर्न इन टेरिटरी ऑफ इंडिया बट हु हैड डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया and has been ordinarily residing within the territory of India for not less than 5 years immediately preceding the commencement of the constitution is considered as Indian citizenship. Which of the following article of the Indian constitution describe? पहले ही मैं बता दिया कि आर्टिकल 5 कहता है कि यदि आप 5C कहता है, यदि आप 5 साल से इंडिया में रह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले 26 जनवरी 1950 से पहले, तो इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगा। यदि 5 में क्या कहता है, 5 में कहता है कि आप इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन शुरू होने से पहले आप इंडिया में रह पाए गए तो सिटीजनशिप मिलेगा। 5A में कहता है यदि बोर्न इन इंडिया है तो आपको सिटीजनशिप मिलेगा। 5B में कहते हैं कि पेरेंट उनका बोर्न इन इंडिया है तो उनको सिटीजनशिप मिलेगा। तो जो एक सेंटेंस वो किससे मैच हो रहा है, 5C से कि 5 years रिसाइडिंग इन इंडिया बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो मिलेगा।